हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल के सभी ऑर्गेनेल्स। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था। उसके अंदर दोनों प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी। अब हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वो चाहे बात करें हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी देख लिया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ें जो केवल यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेल के सभी ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो 6 ऑर्गेनल्स इसमें कवर करेंगे, 6 ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ऑर्गेनल्स है हमारा, जो हमारे सेल हैं यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर पाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, दोनों में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, दोनों में पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कोशिका झिल्ली, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं हम इसे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि दोनों में पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो सबको चाहिए, तो जो कोशिका के सभी अंग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी कोशिका झिल्ली। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनल्स इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और प्लांट के अंदर इससे अलग भी एक प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कोशिका है ये अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि सेमी परिमल होती है हमारी कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि जो काम की चीज़ें हैं उन्हें अंदर आने भी देती है और जो हमारी वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें बाहर भी जाने देती है। ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है कैसी है हमारी, सेमी परमिएबल, मतलब कि अर्धपारगम्य है। ठीक है, किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये प्लांट के अंदर किसकी बन, ये यदि बात करें वैसे बाहर का जो पोर्शन है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वो हम सेल वॉल के अंदर देखेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग होती है, बैक्टीरिया के लिए अलग होती है, फंगस के लिए अलग होती है। ठीक है, और क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, मतलब कि सभी कोशिका के सभी अंगों को इसी झिल्ली में रखा जाता है। मतलब कि सारा प्रोटेक्शन जो है सभी अंगों के लिए वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका काम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है, ये है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो कि केवल किसके अंदर पाई जाती है, या तो प्लांट के अंदर या बैक्टीरिया या फिर फंगस सेल के अंदर। तो क्या है हमारा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, केवल सेल वॉल जो है पौधों के अंदर पाई जाती है, मतलब कि केवल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया के अंदर, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, प्लांट के अंदर तो हो गई हमारी किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि ये बाहर की, और ये अर्धपारगम्य नहीं होती, ये पारगम्य होती है। ठीक है, मतलब कि इससे क्रॉस कर जाती हैं हमारी चीज़ें। ठीक है, किसी किसी को नहीं रोकती है, जो बाहर की प्रोटेक्शन है, और ये केवल हमारी प्लांट के अंदर पाई जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स बड़े होते हैं किसके अंदर, हमारे प्लांट के अंदर, और छोटे होते हैं एनिमल्स के अंदर। तो वैक्यूल मतलब कि स्टोर, जो पानी का स्टोर करते हैं। ठीक है, तो पानी की रिक्वायरमेंट किसको होती है ज़्यादा, हमारी प्लांट को होती है। ठीक है, अब जैसे मान लिया आप शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद आपने उससे बोला कि ये पर्टिकुलर सामान दे दे। ठीक है, तब तक तो वो एक पिन्नी में करके दे देगा आपको, एक पॉलीथीन में। लेकिन आपने बोल दिया कि मुझे बाइक पे लेके जाना है, या आपने बोल दिया मेरा जो सामान है, जो भी आप सामान परचेज कर रहे हो वो ज़्यादा है, तो तुरंत दुकानदार आपको दो पॉलीथीन में करके दे देगा उसे। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ही प्लांट को ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। जबकि एनिमल सेल के पास केवल क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर यदि बात करें हम, ये किसकी बनी होती है, जैसे कि हमने देखा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये किसका काम करती है, सुरक्षा व आकार प्रदान करने का काम करती है, किसके अंदर, हमारा प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया सेल के अंदर जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। फिर उसके बाद फंगस का पूछ लिया जाए, तो फंगस के अंदर बनी हुई होती है हमारी चिटिन की। ठीक है, तो कोशिका भित्ति आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर ये। ठीक है, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल और फंगस सेल के अंदर। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए एनिमल सेल के अंदर जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर, वो कौन सी होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली, जो कि अर्धपारगम्य मतलब कि सेमी परमेबल होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है अभी।
उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, हर एग्जाम में। तो बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले तो ये इसे क्या बोलते हैं हमारा हिंदी में, सूत्रकणिका, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है तो ये क्या है, यदि बात करें जो हमारे अल्बर्ट वॉल कैलिकर हैं, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो बेंडा द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और पूछ लिया जाए इसे बायोब्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमेयर। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरआरबी में। तो क्या है, अल्टमेयर द्वारा इसे बायोब्लास्ट कहा गया। जो हमारे अल्बर्ट वॉल कैलिकर है इनके द्वारा इनकी खोज की गई। अरे आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण है वो किया गया है बेंडा द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और ये तो खोज अल्बर्ट वॉन कैलिकर द्वारा की गई है, ठीक है। क्या होती है, यदि आपसे पूछ ले जाए इसकी जो आंतरिक दीवार है, जो इंटरनल वॉल है, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, क्रस्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोला जाता है, क्रस्टी। जो श्वसन की क्रिया है, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज से जो हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी 38 एटीपी, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, 38 एटीपी जो हमारी ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज का दहन करने के बाद, वो भी कहाँ होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। ऊर्जा जो मिलती है हमें, इसी वजह से इसे हम शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि एनर्जी हाउस, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मतलब कि जो हमारा पायरोवेट है उसका पूर्ण अपघटन जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें स्वयं का, जैसे कि हमने इसे ये डिस्कस भी किया था कि इसके पास, न्यूक्लियस के पास भी और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, इनके पास अपना स्वयं का क्या होता है, हमारा डीएनए पाया जाता है। डीएनए और राइबोसोम्स, राइबोसोम जो हमारे, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, और डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये खुद का इनके पास पाया जाता है। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षी अंग बोलते हैं, सेमी प्रोटेक्शन पार्ट ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का दहन होता है, हम जानते ही हैं, C6H12O6 का दहन होता है इसके अंदर, तभी तो हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये सीधा सीधा पूछा जाता है शक्ति गृह, पावर हाउस, बिजली गृह, इलेक्ट्रिक हाउस, या फिर एनर्जी गृह, मतलब कि हमारा ऊर्जा गृह भी इसे कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले जाए पक्षियों के उड़ने में मदद करने के लिए मांसपेशियों में कितने, 6-6 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं पक्षियों के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको सीधा सीधा याद रखना है। तो आपको समझ आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, सूत्रकणिका किसे कहते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हमारा याद बात करें अल्टमैन, जैसा कि मैंने अभी बताया, अल्टमैन ने इसे क्या कहा था, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और नामकरण किसने दिया है, इसका नामकरण किसने किया है, बेंडा ने किया है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और कोशिका का शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि पावर हाउस, और एनर्जी हाउस किसे कहा जाता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया केंद्रक हमारा, और जो हमारा वो है प्लास्टाइड्स, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनके पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, और खुद का डीएनए और न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि डबल लेयर। तो एक इनर मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, और ये जो अंदर है मैट्रिक्स, और इसकी जो जो लेयर है, आउटर लेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लिया यहाँ पे, क्या है ये, क्रिस्टी। तो ये क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल्स है गोल्जी एपरेटस, या गोल्जी बॉडी, कुछ भी लिखा दिख सकता है, ठीक है। बात करें हम इसकी खोज, तो इन्हीं के नाम पे लिखा गया है इनका नाम। तो किसने की थी, कॉमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, यदि बात करें गोल्जी बॉडी, तो इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसे सेल का पोस्टमैन भी कहा जाता है, मतलब कि जो हमारे राइबोसोम से, मतलब कि प्रोटीन को सेल के बाकी के पार्ट तक पहुंचाता है ये। तो गोल्जी एपरेटस जो है, मतलब कि मान लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोलते टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, हमारी हमारी टंग को, ठीक है। जब हम चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी किसको है, हमारे पैरों को, ठीक है। और यदि मान लिया उस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जहाँ जो चीज़ें हमारी काम नहीं कर रही उन्हें कम एनर्जी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारा, ये किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन राइबोसोम्स का जो जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन है एक अंग से दूसरे अंग तक, वो काम करता है हमारा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन का काम करता है ये, आप यहाँ देख सकते हो, परिवहन का काम करता है, ठीक है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पोस्टमैन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे डाकिया करता है ना, डाकिया एक स्थान से लेगा पोस्ट को और दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, सेम काम ये करता है, किसके साथ, लेकिन इसका जो पोस्ट है वो क्या है, राइबोसोम्स और प्रोटीन। उसके बाद बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो हमारा एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है, दोनों के अंदर ही पाया जाता है, क्या हमारा जो गोल्जिकाएं हैं, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रसधानी वैक्यूल।
तो वैक्यूल की बात करें तो ये क्या काम करता है, इसका काम करता है, ये है हमारा जो जल स्टोर करता है, ठीक है। तो ये बड़ा पाया जाता है किसके अंदर, हमारा जो प्लांट सेल है, और थोड़ा साइज में छोटा पाया जाएगा किसके अंदर, हमारा जो एनिमल सेल है, ठीक। बात करें द्रव, इसमें क्या भरा होता है, द्रव पदार्थ, जैसे कि हमें लगता है ना कभी कभी कि हमारा 75 टू मतलब कि लगभग 65 to 70% क्या है, हमारे अंदर जल भरा हुआ है। तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह 5 किलो स्टोर है, वो तो हम 2-3 लीटर जो पीते हैं वो होता है स्टोर। इसके अलावा सारा जो हमारा जल स्टोर है पूरी बॉडी का, जितना हमारे अंदर पाया जाता है 65 to 70%, वो सभी हमारा वैक्यूल्स में स्टोर है, मतलब कि जो हमारी रसधानी है इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। मतलब कि बॉडी के हर पार्ट में, हर अंग में, हर हर सेल के अंदर जल भरा हुआ है, उसके अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है। ये प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो प्लांट है उनके अंदर बड़े पाए जाते हैं, और जो जंतु कोशिकाएं हैं, हमारी एनिमल सेल है, उनके अंदर छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इसके अंदर। तो इनका काम क्या है, क्या करना है, स्टोर जल, जल का स्टोरेज करना, ठीक है। किसका, वैक्यूल्स, राजधानी, ठीक है। अब राजधानी देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो ये है तारक्काएं, सेंट्रोसोम्स, ठीक है। किसने की थी तारक्काओं की खोज, सेंट्रोसोम्स की बात करें तो इसकी खोज की थी हमारे बोबरी ने, ठीक है। और केवल किसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम्स, जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। और जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन नहीं, इसे पुनर्निर्माण बोलो। कोशिका विभाजन मतलब कि एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, ना कि एक कोशिका दो में विभाजित होती है, इसका मतलब ये पुनर्निर्माण है, ठीक है। कोशिका विभाजन, जैसे आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो हमारे लीवर के अंदर होता है। यदि हमारा 80 to 90% भी लीवर यदि डैमेज हो जाएगा तो चांस है हमारे सही होने के, लेकिन कहाँ नहीं होता, तो वो पूछ लिया। लीवर में सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, और ब्रेन में सबसे कम होता है। ब्रेन में क्योंकि नर्व सेल पाई जाती हैं, उनके अंदर हमारा सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तभी तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि हेलमेट पहनो, बाकी सब पहनो मत पहनो। क्योंकि यदि हेलमेट नहीं पहना और किसी तरीके से ब्रेन सेल डैमेज हो गए तो एमसीबी है, ये एमसीबी गिर गया, यदि हमारे शरीर का एमसीबी गिर गया तो शरीर ही गिर जाएगा, ठीक है। तो एमसीबी ना गिरे हमारा, इस वजह से बोलते हैं को हेलमेट लगाओ, बाकी कुछ करो मत करो, ठीक है। तो हेलमेट लगाने से क्या होगा, हमारा ब्रेन प्रोटेक्शन में रहेगा। वैसे तो प्रोटेक्शन बहुत सारी 3-4 लेयर की प्रोटेक्शन भगवान ने हमें प्रोवाइड की है ऊपर से ही, लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी तरीके से हमारे नर्व सेल तक बात पहुंच जाती है तो डैमेज होने के चांस है, और फिर वो रिकवर भी नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। वैसे तो यदि बात करें हम, तो सेंट्रोसोम नर्व सेल भी 90% ही पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। जो 10% है वो गिलियन सेल पाए जाते हैं। जब तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर कुछ नहीं होता, मतलब कि कैंसर का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि एक तरीके से अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन यदि कहीं पे हो जाता है, मतलब कि अनियंत्रित जो हमारा सेल विभाजन है वो किसी भी अंग में हो जाता है, उसे हम कैंसर कह देते हैं, ट्यूमर कह देते हैं। तो ट्यूमर भी तो होता है ब्रेन ट्यूमर, तो वो जो 10% गिलियन सेल है उनमें तो सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो वहाँ तो हमारा अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो सकता है, तो वहाँ इसी वजह से हमारा ब्रेन ट्यूमर के चांस रहते हैं। वरना 90% जो हमारे नर्व सेल हैं उनमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, इस वजह से उनमें तो ट्यूमर के होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पाए जाते हैं सेंट्रोसोम्स वहाँ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सब जहाँ पे हमारा सबसे तेज कोशिका विभाजन होगा लीवर में। सबसे कम कहाँ पाए जाएंगे, हमारे नर्व सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। तो हमने 6 पार्ट देख लिए इसके अंदर। जो बाकी के रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।